तो मध्य प्रदेश के लोक साहित्य के अंदर जब आएंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों की। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फोक लिटरेचर, और फोक लिटरेचर के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों की, लोक साहित्यकारों की और लोक साहित्यकारों की रचना की। ठीक है, तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत लोक साहित्यकारों की बात करेंगे तो 4 लोक साहित्यकार मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, उन चारों में से सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ, फिर उसके बाद में है ना उनके जो साहित्य है उनसे जुड़ा हुआ जो भी हमें यहाँ पर स्टडी करनी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है, वो सारी बातें करेंगे। तो लोक साहित्यकारों के अंतर्गत सबसे पहला नाम आता है संत सिंगाजी का। संत सिंगाजी, गायन भी आपने पढ़ा, तो संत सिंगाजी लोक साहित्यकार थे। ठीक है, बाद में हालांकि शुरुआत में तो ये नौकरी करते थे है ना, लेकिन बाद में ये वैरागी हो गए थे और इन्होंने बहुत सारे साहित्यों की भी रचना की थी। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कवि जगनिक के बारे में। ये भी मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार हैं, है ना, जो कि परिमल देव, जो कि चंदेल वंश के आखिरी शासक माने जाते हैं, उनके राज दरबारी भी थे और योद्धा भी थे। आल्हा उदल के ऊपर इन्होंने ही रचनाएं लिखी हैं, है ना, जिनकी सबसे प्रमुख जो प्रसिद्ध रचना है इनकी, उसका नाम है आल्हा खंड। आल्हा खंड विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है, ये वही जगनिक है ना। फिर हम पढ़ेंगे ईसुरी के विषय में। किसके विषय में? ईसुरी भी मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार हैं जिन्होंने फाग का आविष्कार किया। फाग बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ अंचल में गाई जाती है, वही फाग है ना जिसका आविष्कार ईसुरी ने किया था। और फिर हम पढ़ेंगे घाघ, जिसे कृषि पंडित भी कहा जाता है, जिन्होंने कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय बताया है, सबसे सर्वोत्तम व्यवसाय माना है ना। तो सबसे पहले संत सिंगाजी के विषय में देख लेते हैं। तो देखो, संत सिंगाजी जो थे, इनका जन्म लगभग 1571 के आसपास हुआ था। 1571 के आसपास हुआ था और इनका जन्म हुआ था खजूरी गांव में। खजूरी गांव आज के बड़वानी में है। उस टाइम पर बड़वानी स्टेट एक राज्य हुआ करता था जहां का एक पर्टिकुलर शासक होता था। ठीक है, तो खजूरी गांव कहां पर था? बड़वानी। बड़वानी में जन्म हुआ था संत सिंगाजी का, लगभग 1571। कहीं कहीं पर 1571 मिलता है और कहीं कहीं पर 1574। तो ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है। संत सिंगाजी के विषय में इनका जो साहित्य है वही पूछा जाएगा बेसिकली। खजूरी गांव में बड़वानी में इनका जन्म हुआ। शुरुआत में ये बड़वानी के जो राजा हुआ करते थे, उनका डाक लाने और ले जाने का काम किया करते थे ये, है ना। लेकिन अचानक से इनकी भेंट होती ही स्वामी मनरंग से। स्वामी मनरंग के प्रभाव में आने के कारण फिर ये जो है ना अपना पूरी तरह से काम छोड़ देते हैं और ये बन जाते हैं बैरागी। ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं बैरागी। और बैरागी बनने के पश्चात ये चले जाते हैं, मालूम है कहाँ? पिपलिया गांव में। पिपलिया गांव है खंडवा में। अपनी पूरी जिंदगी ये पिपलिया गांव में बिताते हैं और वहीं पर इनकी समाधि भी है, जिसे आज आप संत सिंगाजी गांव के नाम से जानते हैं। तो पूरा जीवन इन्होंने कहाँ पर? जन्म तो बड़वानी में हुआ था, लेकिन अपना पूरा जीवन इन्होंने बिताया है पिपलिया गांव में। पिपलिया गांव है खंडवा में, है ना। तो खंडवा पिपलिया गांव में मतलब आज भी बहुत सारे फॉलोवर, इनफैक्ट उस पूरे इलाके में, निमाड़ इलाके में आज भी संत सिंगाजी के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, है ना। तो इस तरह से ये बैरागी हो जाते हैं। शुरुआत से ही नहीं थे, स्वामी मनरंग के प्रभाव में आने के कारण हो जाते हैं। इस बात को नोट करके रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने जो है बहुत सारी रचनाएं करी, चूंकि ये कबीर दास जी के समय के थे, है ना। कबीर दास जी के समकालीन माने जाते हैं। तो कबीर दास जी जिस तरह से साखियां गाते थे, ये भी कबीर दास जी की ही साखियां गाते थे। ठीक है, तो ये कबीर दास जी के समकालीन थे। और
और क्या करते थे ये, कबीर की साखियां गाते थे। इसके अलावा बहुत सारी इन्होंने रचनाएं भी करी है ना, बैरागी बनने के पश्चात बहुत सी इन्होंने रचनाएं करी, जैसे इन्होंने इनकी रचनाओं में 7 वार बारहमासी, 7 वार बारहमासी इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हुई हैं, है ना, संत सिंगा जी की। इसके अलावा संत सिंगा जी जो गायन किया जाता है ना, वो चीजें अलग है ना, वो चीजें अलग है, वो सब बाद में बहुत सारे ऐसे संत सिंगा जी के जीवन के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ अलग अलग आपके कवियों ने लिखे हैं, लेकिन संत सिंगा जी गायन वो अलग हो जाता है। संत सिंगा जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, है ना, उनमें आपकी 7 वार हो जाती है, बारहमासी हो जाती है, एक शरद नाम की रचना है, उसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, आदि। तो ये रचनाएं हैं आपके संत सिंगा जी की, जिनका जन्म हुआ था बड़वानी जिले में, लेकिन ये खंडवा में आकर के रहने लगे थे। ठीक है, फिर एक रचना है परचरी नाम की। परचरी नाम की जो रचना है वो है इन पर बेस्ड, लेकिन वो रचना इन्होंने नहीं करी है, इनके शिष्य ने करी है, जिनका नाम था खेमदास। परचरी रचना संत सिंगा जी के जीवन पर आधारित है, ये इनके जीवन पर आधारित है, लेकिन इस रचना को करने वाले हैं इन्हीं के शिष्य खेमदास। इनके शिष्य खेमदास ने यह परचरी नामक रचना करी। इंपॉर्टेंट रचना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे भी ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई आपकी संत सिंगा जी के प्रमुख साहित्य हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं कवि जगनिक में, तो फटाफट से इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं पढ़कर। तो कवि जगनिक की अगर बात करें तो आपको मैंने बताया कि ये परिमल देव के, जिसे परमार्दी देव भी कहा जाता है, परिमल देव के राजकीय कवि भी थे और प्लस ये योद्धा भी थे। ये लड़ाइयों में भी भाग लेते थे, जब भी युद्ध होता था ना तो ये लड़ाइयों में भी भाग लेते थे आपके जगनिक। ठीक है, लड़ाइयों में भी पीछे नहीं रहते थे। और कवि जगनिक ने 2 प्रसिद्ध रचनाएं करी हैं। एक का तो नाम है परिमल रासो, जो कि इन्हीं परिमल देव पर ही आधारित है, और दूसरी रचना ने तो इनको बहुत ज्यादा फेमस कर दिया, उसका नाम है आल्हा खंड। तो 2 रचनाएं आपको याद रखनी है जगनिक की। 2 रचनाएं हैं, जिनमें से पहली तो है परिमल रासो, परिमल रासो, और दूसरी है आल्हा खंड, आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा खंड तो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। ये आल्हा खंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो आल्हा खंड विश्व की सबसे बड़ी, सोचो, विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है। विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा है। इसमें आल्हा और उदल की 52 है ना, 52 कहानियों का वर्णन है। वीर रस प्रधान रचना है ये। आल्हा उदल की 52 कहानियों का वर्णन। 52 कहानियों क्या, 52 युद्धों का वर्णन। सोचो, 52 युद्धों का वर्णन इसमें किया गया है, तो सीधी सी बात है विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा तो ये होगी ही होगी। प्लस सबसे पहले इसे लिपिबद्ध करने का जो प्रयास है वो किया था इलियट महोदय ने। तो सबसे पहले लिपिबद्ध करने का प्रयास किसने किया था? इलियट महोदय ने। इलियट महोदय। तो बस आप आल्हा खंड के अंदर इतनी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो जगनिक, कवि जगनिक कौन थे ये पता चल गया। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं, पहली परिमल रासो और दूसरी आल्हा खंड, ये पता चल गया। ठीक है, संत सिंगा जी पढ़ लिए, जगनिक पढ़ लिया। अब आ जाते हैं ईसुरी में। ईसुरी, ठीक है, तो ईसुरी जी का जन्म लगभग 1898 में झांसी में हुआ था, बुंदेलखंड में हुआ था।
इनका जन्म हुआ था कहां पर? इनका जन्म हुआ था झांसी में। और इनकी जो सबसे बड़ी देन है ना, वो है फाग का आविष्कार। तो फाग का आविष्कार करने का श्रेय भी किसे जाता है? ईसुरी को जाता है। फाग का आविष्कार, ठीक है। और ईसुरी को बुंदेलखंड का जयदेव भी कहते हैं। इनका उपनाम कह सकते हैं बुंदेलखंड का जयदेव। आपको मालूम है क्या, इनको ना अपनी प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्रेम था और इनकी प्रेमिका का नाम था रजऊ। तो रजऊ के नाम से इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं करी हैं। फाग का आविष्कार तो किया ही है, तो चूंकि साहित्य पढ़ रहे हैं तो रचनाएं नहीं देखेंगे तो फिर क्या मतलब है ना। तो रचनाएं देख लेते हैं इनकी। रचना कौन कौन सी हैं? तो अपनी चूंकि इनकी प्रेयसी थी रजऊ, तो रजऊ इनकी एक रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। ईसुरी की प्रेयसी थी रजऊ और रजऊ के नाम से इन्होंने रचना करी है प्रेमिका रजऊ, ठीक है। इसके अलावा ईसुरी की फागें, ईसुरी की फागें, है ना। इसके साथ साथ ईसुरी प्रकाश भी, ईसुरी हालांकि इनकी रचना जब आएगी ईसुरी नाम से अगर आती है तब तो आपको पता ही चल जाएगा। तो ईसुरी प्रकाश और ईसुरी सतसई, ये है ईसुरी की रचना। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहते हैं? ईसुरी को कहते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। फिर आ जाओ घाघ की बात करते हैं, है ना। तो घाघ की बारे में जब आप देखोगे तो घाघ का जो मेन कह सकते हैं जितनी भी इन्होंने रचनाएं करी है ना, सारी रचनाएं कृषि से संबंधित है, इसीलिए इन्हें कृषि पंडित कहा जाता है। घाघ का कहना था कि कृषि से अच्छा कोई व्यवसाय हो ही नहीं सकता दुनिया में, है ना। तो कृषि को सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय किसने कहा था? तो घाघ ने कहा था और घाघ को कृषि पंडित के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और घाघ का जन्म देखें तो घाघ का जन्म हुआ था कन्नौज में जन्मे थे। कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय कहा और इन्हें कृषि पंडित भी कहा जाता है। इतनी चीजें आप घाघ के अंदर याद रखोगे। कृषि पंडित किसे कहा गया? घाघ को कहा गया, ठीक है। क्लियर। तो आपके लोक साहित्यकार का टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर लोक साहित्यकारों में बस ये 4 ही लोक साहित्यकार आपको याद रखने हैं, है ना। अब आ जाओ आगे। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों के अलावा, है ना, साहित्यकार की बात करें जो कि पूरे मध्य प्रदेश के अलावा भी पूरे देश में बहुत ही ज्यादा जिन्होंने प्रसिद्धि पाई, ठीक है, तो उन्हें हम 3 अलग अलग भागों में देखेंगे और यहाँ पर हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे। किसी भी साहित्यकार को पढ़ेंगे तो 3 क्या 2 ही चीजों पर, 2 बातों पर फोकस करेंगे। पहली बात तो ये कि उस पर्टिकुलर साहित्यकार का जन्म कहां पर हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं ना, तो जन्म आपको याद करना पड़ेगा, जन्म कहां हुआ है। और दूसरा हम पढ़ेंगे रचना, और यहां से ही सवाल आते हैं। तीसरा सवाल आता है उनके मूल नाम से, है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर किसी भी, जैसे नंद दुलारे वाजपेयी का मूल नाम क्या था, या एक क्वेश्चन आया था बाल कवि बैरागी का मूल नाम क्या था। तो एक तो मूल नाम, तो मूल नाम देखो जिसके जिसके मिलते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अब कुछ ऐसे कवियों के नाम पूछ लिए जाए, हो सकता है आपने नाम ना सुने हो या आपने पढ़ा तो है लेकिन आपने नाम नहीं सर्च किया हो या नाम नहीं देखा हो, तो वो चीजें छूट सकती हैं और कम आने के चांसेस रहते हैं, कभी कभार ही मूल नाम आता है। लेकिन ये जन्म कई बार आ चुका है ना, कि पर्टिकुलर हबीब तनवीर जी
का जन्म कहाँ पर हुआ था, हालांकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ पर हुआ, हरिशंकर परसाई जी का जन्म किस जिले में हुआ या किस गांव में हुआ, ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और उनकी जो प्रमुख रचना यानी जो प्रमुख साहित्य है, जैसे बिखरे मोती है ना, किसकी प्रसिद्ध रचना है, पुष्प की अभिलाषा किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो इन चीजों को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो साहित्यकारों को जब हम पढ़ेंगे तो 3 अलग अलग भाग में पढ़ेंगे। प्राचीन साहित्यकार हम अलग देखेंगे, मध्यकालीन साहित्यकार अलग देखेंगे और आधुनिक साहित्यकार अलग देखेंगे। मध्यकालीन और प्राचीन में तो बस 3-3, 4-4 की संख्या में देखने हैं। आधुनिक साहित्यकारों की सूची थोड़ी अपनी बड़ी होगी, ठीक है। तो बस आप वही मैंने कहा कि 3 यहाँ पर अलग अलग हम टॉपिक के आधार पर हम उन साहित्यकारों को कंप्लीट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले प्राचीन साहित्यकारों के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर हम देखेंगे। तो प्राचीन साहित्यकारों के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकारों में जो सबसे पहले नाम आता है, इनफैक्ट इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वह है महाकवि कालिदास का। महाकवि कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। महाकवि कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बाद हम देखेंगे उज्जैन के वही राजा भर्तृहरि, जो कि बाद में वैरागी योगी बनने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। लगभग 12 सालों तक शासन करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो वैरागी बन जाते हैं और कुछ साहित्यों की रचना करते हैं। उनका नाम था राजा भर्तृहरि। राजा नहीं, फिर वो बाद में कवि बन जाते हैं। तो कवि भर्तृहरि के बारे में देखेंगे, ठीक है। भवभूति के बारे में देखेंगे। भवभूति जिन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है, ठीक है। भवभूति जिन्हें अम्बेक के नाम से भी ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। और फिर हम देखेंगे बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट के बारे में। फिर मध्यकालीन साहित्यकारों के अंतर्गत सबसे पहले आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, हृदयहीन कवि भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कवि भूषण, भूषण इनकी उपाधि थी, है ना। और यहाँ पर हम आखिरी में देखेंगे कवि पद्माकर, कवि पद्माकर जी के विषय में। फिर आ जाएंगे हम आधुनिक साहित्यकारों में, और आधुनिक साहित्यकारों के अंतर्गत हम एक भारतीय आत्मा यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन मुक्तिबोध, है ना। इसके अलावा शिव मंगल सिंह सुमन, आदि कुछ साहित्यकारों के विषय में देखेंगे। मूल रूप से हम 2 बिंदुओं पर फोकस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला तो उनका जन्म, अगर मूल नाम हमें मालूम है तो वो, और अगला हम उनके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राचीन कालीन साहित्यकारों से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर हम महाकवि कालिदास जी के बारे में सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्राचीन कालीन इतिहासकारों में सबसे पहले नाम आता है महाकवि कालिदास जी का। महाकवि कालिदास जी मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। अब देखिए इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इस विषय में किसी भी ग्रंथ या किसी भी साहित्य में जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, इतना जरूर है कि ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है, क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी और यहाँ पर अपने दरबार में नवरत्नों को शामिल किया था।
उन्हीं नवरत्नों में से थे महाकवि कालिदास जी। तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंध रखते हैं। महाकवि कालिदास जी बचपन से, मतलब आज हम इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, बचपन में ये काफी ज्यादा मूढ़ बुद्धि के हुआ करते थे। हाँ, मतलब ये जिस डाली पर बैठते थे, आपने स्टोरी सुना होगा शायद कि जिस डाली पर बैठे उसे ही काट रहे हो, वो स्टोरी इन्हीं से आई है। यही वो है जो कि जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। ठीक है, इनके साथ जो बहुत एक बड़ी कहानी है, चलिए इसी फ्लो में मैं आपको कहानी वापस से बता देती हूँ। मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया है। एक राज्य था, जिस राज्य में ये रहा करते थे, वहां की राजकुमारी को बड़ा घमंड था उनके जो है विद्वान होने का। वो एक विदुषी राजकुमारी थी, है ना, काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, और मतलब वाद विवाद में वो किसी को भी हरा देती थी। वाद विवाद में उनसे कोई भी नहीं जीता। ठीक है, और उन्होंने ये कह रखा था कि जो भी पुरुष वाद विवाद में उनसे जो है शास्त्रार्थ में उनसे जीतेगा, है ना, तो वो उससे विवाह कर लेंगी। बहुत सारे ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मण उनके साथ आए, शास्त्रार्थ किया, लेकिन कोई भी उनसे शास्त्रार्थ में जीत नहीं सका। ठीक है, अंत में एक ब्राह्मणों का ग्रुप था, वो आता है और विदुषी जो राजकुमारी थी उनसे शास्त्रार्थ करता है और हार जाता है। उन्हें अपना अपमान लगता है उन विद्वान ब्राह्मणों को। वो ब्राह्मण जब जाते हैं, ठीक है, हार गए, और वो जब जाते हैं तो रास्ते में एक दृश्य देखते हैं, है ना, वहां पर एक वृक्ष था, वृक्ष में एक जो है पुरुष बैठा हुआ था। जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को वो काट रहा था। वो कोई नहीं और नहीं, महाकवि कालिदास जी ही थे। उनके दिमाग में कुछ सोचता है कि उस विदुषी राजकुमारी से बदला लेने के लिए ये पुरुष बिल्कुल सही रहेगा। एक काम करते हैं, हम इस पुरुष को भेजते हैं। ठीक है, अब कुछ सिखा के महाकवि कालिदास को सोचो, मतलब वो इतनी विदुषी और बिल्कुल मूढ़ बुद्धि के थे, इनको कालिदास जी को भेजा जाता है। ठीक है, अब वो क्या करती हैं कि सबसे पहले एक उंगली खड़ा करती हैं महाकवि कालिदास जी के सामने, एक उंगली खड़ी करती हैं। उनका कहना यह था कि ब्रह्मा एक है। तो कालिदास जी को लगता है कि वो जो स्त्री है वो ये कह रही है कि मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी, एक आंख तुम्हारी फोड़ दूंगी। महाकवि कालिदास जी को ये लगता है। महाकवि कालिदास जी दो जो है उंगलियां खड़ी कर देते हैं। मतलब महाकवि कालिदास जी का ये था कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। ठीक है, अब इस चीज का वहां पर जो राजकुमारी थी, है ना, उन्होंने कुछ और ही सोचा कि मतलब सामने वाले ये कह रहा है कि नहीं, ब्रह्मा एक नहीं है, यहाँ पर दो चीजों का अस्तित्व है, और वो संतुष्ट हो जाती है इस उत्तर से। महाकवि कालिदास ने कहा तो कुछ और था। थोड़ी ही देर के बाद इस तरह से वो 5 उंगलियां दिखाती हैं। उनका कहना यह था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास जी को ये लगता है कि ये बोल रही है कि मैं तुझे खींच के एक थप्पड़ मारूंगी। कालिदास जी मतलब एक इस तरह से जो है घूसा दिखाते हैं, है ना। उनका ये कहना था कि भाई अगर तुम मुझे झापड़ मारोगी ना तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। और जो वो राजकुमारी थी उन्होंने इस चीज का बहुत सही जो है अर्थ लिया, और उन्होंने सोचा कि ये कह रहे हैं कि भाई शरीर तुम बोल रहे 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन वो तत्व मिलकर के एक ही हो जाते हैं। अब वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है। इनके 2-4 ऐसे कुछ क्वेश्चंस मौन होकर के पूछे गए और बिल्कुल इनके आंसर से, इनके रिप्लाई से बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है और विवाह कर लेती हैं। विवाह के कुछ दिन बाद ही उन्हें मालूम पड़ जाता है कि भाई ये पुरुष तो बिल्कुल पागल है, और घर से बाहर निकाल देती है और कहती है जब तक तुम विद्वान नहीं बन जाओगे तब तक मेरे घर मुड़कर नहीं आना। इन्हें बहुत अपना अपमान लगता है। ये जाते हैं पास की किसी काली मंदिर में, और वहां पर ये बहुत मतलब कहते हैं कि काफी समय उन्होंने वहां पर बिताया, और माँ काली के आशीर्वाद से मतलब इन्हें माँ काली का आशीर्वाद मिला, और आज हम इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं ना। इन्हें बहुत कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान प्राप्त करके वो वापस लौटते हैं राजकुमारी के पास, और राजकुमारी देख करके विश्वास भी नहीं कर पाती है कि भाई ये वही इंसान है। और कहा जाता है कि माँ काली के आशीर्वाद से इन्हें ज्ञान मिला, इस वजह से इनको कालिदास भी कहा गया। तो भारत के शेक्सपियर की ये कहानी थी। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उज्जैन से संबंध रखते हैं ये। उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी रहे हैं, नवरत्नों में से एक रहे हैं। अब फटाफट से इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो देखो इनकी ऐसे तो बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख रचनाएं हैं, है ना, उनको ही देखेंगे। तो प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले
इन्होंने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं जो कि बड़े फेमस हुए हैं, ठीक है। इनके 2 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य और इनके 2 खंड काव्य हैं, ठीक है। 3 नाटकों में सबसे पहला नाटक या यूं कहें इनकी ओवरऑल सबसे पहली जो रचना थी ना वो थी मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास की सबसे पहली रचना मानी जाती है। फिर उसके अलावा महाकवि कालिदास को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इनकी जिस रचना से मिली है वो है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका एक ऐसा नाटक है जिसकी वजह से इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली और उसी के कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा गया। और तीसरे नाटक का नाम है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, उर्वशी राजा विक्रम की इसमें वो है स्टोरी है इस नाटक में, ठीक है। तो ये 3 नाटक आपको याद रखने हैं। फिर आ जाते हैं इनके महाकाव्यों में। तो 2 महाकाव्य हैं इनके, पहला है रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम। कुमार संभवम 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम, ऋतु संहारम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये 2 इनके क्या है खंड काव्य हैं। याद रखना मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास की पहली रचना है, पहली रचना। और जिस रचना से इन्हें प्रसिद्धि मिली, भारत का शेक्सपियर कहा गया, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो महाकवि कालिदास जी के विषय में यहाँ पर आपने देख लिया। अब आ जाते हैं अगले साहित्यकार के बारे में पढ़ लेते हैं जिनका नाम है कवि भर्तहरि। कवि भर्तहरि। तो कवि भर्तहरि से पहले ये राजा भर्तहरि हुआ करते थे, है ना। इनके विषय में मैंने आपको बताया ही कि ये उज्जैनी के राजा थे। ये क्या थे, उज्जैनी के राजा थे। और थोड़ा बहुत नहीं, करीब 12 वर्षों तक इन्होंने उज्जैन में शासन किया, उज्जैन में राज किया। 12 वर्षों के पश्चात अपने छोटे भाई को पूरा राजकाज दे देते हैं, वैरागी बनने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और अब हम डायरेक्टली देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को। तो इन्होंने 3 शतक लिखे हैं, है ना। 3 शतकों की रचना की है जिन्हें एक साथ हम शतक त्रय, 3 शतक, है ना, 3 शतक यानी शतक त्रय के नाम से पुकारते हैं। तो शतक त्रय की रचना कवि भर्तहरि ने की या आपके राजा भर्तहरि ने की, जिनमें से जो पहला शतक है उसे नीति शतक के नाम से जाना जाता है। नीति शतक। दूसरा शतक श्रृंगार शतक के नाम से जाना जाता है, श्रृंगार शतक। और तीसरा वैराग्य शतक। ये 3 शतक जो हैं कवि भर्तहरि ने रचे हैं, याद रखिएगा। नीति शतक, श्रृंगार शतक और आपके वैराग्य शतक। तो कवि भर्तहरि के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। बाकी इसके अलावा महाभाष्य दीपिका की रचना करी है, वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शतक त्रय इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया, इतना ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं भवभूति की बात कर लेते हैं। तो भवभूति भी प्राचीन मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, है ना। इनका जो जन्म था, जन्म तो क्या पद्मपुर से संबंधित माने जाते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं ये, पद्मपुर से। पद्मपुर से ये माने जाते हैं कि संबंध रखते हैं। बाकी इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है, ठीक है। प्लस दार्शनिकों के बीच में ये अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत का मिल्टन किसे कहते हैं,
भारत का मिल्टन कहकर इन्हें पुकारा जाता है। और अम्बेक, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अम्बेक कहकर पुकारा जाता है। लेकिन अगर हम इनके बचपन के नाम को देखें तो बचपन का नाम श्रीकंठ था, यानी मूल नाम क्या था इनका? भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ। ठीक है, इनके पिताजी का भी नाम इसी नाम से मिलता जुलता है, तो श्रीकंठ इनका मूल नाम है ना। उपाधि भारत के मिल्टन की दी गई है और दार्शनिकों के बीच में ये अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध है, अम्बेक के नाम से जाने जाते हैं। अब इनकी रचनाएं बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है रचनाएं। ठीक है, तो रचनाओं में तो सबसे पहला याद रखना उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित को संस्कृत का पहला दुखांत नाटक कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर रामचरित संस्कृत का पहला दुखांत नाटक था। संस्कृत का पहला दुखांत नाटक क्या है? उत्तर रामचरित। रचना किसने की? भवभूति ने की। ठीक है, उत्तर रामचरित के अलावा मालती माधव, 3 रचनाएं आप यहां पढ़ोगे और तीनों रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उत्तर रामचरित जो कि संस्कृत का पहला दुखांत नाटक था, दूसरा हो गया मालती माधव। मालती माधव के अलावा महावीर चरित, महावीर चरित, तो ये तीनों रचनाएं बड़ी फेमस है ना, जिनमें से तीनों ही हैं, लेकिन उत्तर रामचरित यहाँ पर जो है माँ सीता का वर्णन है इसके अंदर, इस नाटक के अंतर्गत। ठीक है, दुखांत नाटक है कि किस तरह से माँ सीता जो है जंगल में अपने जीवन को बिताती हैं, किस तरह से अपने बच्चों को पालती हैं, ये सारी चीजें जो है इस नाटक में बताई गई। इसलिए दुखांत नाटक, बड़े कष्ट से वो जो है अपने बच्चों को पालती हैं और जंगल में अपना जीवन व्यतीत करती हैं, है ना। तो याद रखना संस्कृत का पहला दुखांत नाटक। तो ये हो गए भाई भवभूति के विषय में पढ़ लिया आपने, कवि भर्तृहरि के विषय में पढ़ लिया, महाकवि कालिदास जी के विषय में पढ़ लिया। अब आ जाओ बाणभट्ट जी के विषय में पढ़ लेते हैं। बाणभट्ट, तो देखो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। किसके? हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश के राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन, वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट, है ना। और इनका चूंकि हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे, पहले तो थानेश्वर के थे, फिर इनकी बहन जिनका नाम राजश्री था, है ना, उनका विवाह हुआ था कन्नौज में, लेकिन इनके बहनोई की हत्या कर दी जाती है। और फिर ये कुछ टाइम के पश्चात कन्नौज की जो जनता थी उनके आग्रह करने के कारण अपनी राजधानी थानेश्वर से हटा करके अपनी बहन यानी कि कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कन्नौज के राजा थे और उसके पहले थानेश्वर के थे। और बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के ही दरबारी हुआ करते थे। यानी कि अगर आप बाणभट्ट की किसी भी रचना को उठा लोगे तो हर्षवर्धन के टाइम की, है ना, हर्षवर्धन का जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा था, तो हर्षवर्धन के टाइम की आपके बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी आपको, है ना। तो ये हो गए आपके बाणभट्ट। अब इनकी डायरेक्टली हम रचनाओं में आते हैं। रचनाएं, है ना, तो रचनाओं में देखो जो आपके हर्षवर्धन से संबंधित एक रचना है उसका नाम है, लगभग सारी ही रचनाएं इनकी हर्षवर्धन से ही संबंधित है। डायरेक्टली इन्हीं के नाम पर हर्षचरित, हर्षचरित नाम से इन्होंने एक रचना करी है अपनी बाणभट्ट ने। तो याद रखना कि हर्षचरित रचना बाणभट्ट की है, लेकिन किसके विषय में बताया गया है? तो राजा हर्षवर्धन, ठीक है, जो कि वर्धन वंश कन्नौज के शासक हुआ करते थे, इनके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत ही ज्यादा फेमस है रचना इनकी, जिसका नाम है कादंबरी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, कादंबरी तो पूछी भी जा चुकी है, कादंबरी। ठीक है, तो कादंबरी के विषय में बात करें तो कादंबरी विश्व का पहला उपन्यास भी माना जाता है। ठीक है, कादंबरी विश्व का पहला उपन्यास भी माना जाता है। कादंबरी की जब रचना कर रहे थे बाणभट्ट, तो बस उसका लगभग 2/3 भाग इन्होंने लिखा था और फिर इनकी डेथ हो गई थी। और जो भाग बचा हुआ था कादंबरी का, उस भाग की रचना फिर बाणभट्ट के पुत्र ने करी थी। तो कादंबरी की ये है स्टोरी। तो कादंबरी के जो रचयिता है या लेखक है वो केवल एक नहीं, बाणभट्ट और इनके पुत्र हैं। तो 2 लोगों ने मिलकर के कादंबरी की रचना की है ना। तो कादंबरी हो गया, हर्षचरित हो गया। एक आंक और इंपॉर्टेंट बता देती हूं, एक है मुकुट तड़ित, बाणभट्ट की ही रचना है मुकुट तड़ित। नेक्स्ट चंडी शतक, ये कुछ रचनाएं हैं बाणभट्ट जी की जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हर्षचरित और कादंबरी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो महाकवि कालिदास, राजा भर्तहरि, भवभूति और बाणभट्ट, ये 4 ऐसे साहित्यकार हैं जो कि मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार माने जाते हैं। ये आपने कंप्लीट कर लिए। अब आ जाते हैं मध्यकाल में। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में सबसे पहले नाम आता है आचार्य केशवदास जी का। आचार्य केशवदास जी है ना, ये जो आचार्य जी हैं ये संबंध रखते हैं बुंदेलखंड वाले इलाके से। इनका जन्म हुआ था ओरछा में। इनका जन्म हुआ था ओरछा में। और उपनाम देख लीजिए, उपनाम इंपॉर्टेंट है। इन्हें कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि। रीतिकाल के टाइम के थे हृदयहीन कवि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि। केशवदास जी की जो सबसे फेमस रचना है वो है छत्रसाल दशक। चूंकि बुंदेलखंड ओरछा से संबंध रखते हैं तो वहां पर उस टाइम पर मतलब जिन शासकों का टाइम रहा होगा उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने रचना करी होगी। तो सबसे जो फेमस रचना है इनकी, सारी ही रचनाएं वैसे मैं आपको बता देती हूं। रचनाएं, एक एक रचना याद रखना है आपको। हाँ, तो रचनाओं में रसिक प्रिया और इसी से मिलती जुलती है कवि प्रिया। रसिक प्रिया और इसी से मिलती जुलती है कवि प्रिया। ठीक है, ये 2 याद हो गए। नेक्स्ट है विज्ञान गीता। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। ठीक है, नेक्स्ट है रतन बावनी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है छत्रसाल दशक नामक रचना किस कवि ने की है? आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य केशवदास। इसमें स्टार लगा लीजिए। रसिक प्रिया में स्टार लगा लीजिए। ये 2 रचनाएं आचार्य केशवदास जी की बड़ी ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा तो और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे वीर सिंह देव चरित। वीर सिंह देव चरित आदि, ये हो गई
आचार्य केशवदास जी। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत, हृदयहीन कवि। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कवि भूषण जी की। कवि भूषण जी की, तो भूषण जो है ना, ये इनकी उपाधि थी बेसिकली, इनका नाम नहीं था भूषण। भूषण इनको उपाधि दी थी चित्रकूट के राजा ने। चित्रकूट जो कि सतना में है ना, तो चित्रकूट के राजा ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। इनका मूल नाम घनश्याम था। मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था घनश्याम। घनश्याम। और आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि इन्हें भूषण की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, अगर आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं डायरेक्टली हम इनकी रचनाओं में। रचनाएं, तो भूषण जी की रचनाएं कुछ ऐसी हैं जो कि लगभग इनके इस नाम से मिलती जुलती हैं। जैसे पहली तो है भूषण उल्लास। भूषण उल्लास, और अगली है दूषण उल्लास। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। अगर ये दोनों रचनाएं आ गई तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर आचार्य केशव दास में शायद यहाँ पर मैंने छत्रसाल दशक बता दिया है। नहीं, छत्रसाल दशक मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक कर दिया। छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है। हाँ, मैंने स्टार भी लगा दिया, माफ कीजिएगा। यहाँ पर भूषण जी की रचना है छत्रसाल दशक। और अब स्टार लगा लीजिए, बाय मिस्टेक लिख दिया है ना। यहाँ पर वीर सिंह देव चरित लिख लीजिएगा। वीर सिंह देव चरित, और बिल्कुल आपने याद कर लिया होगा, बस बाय मिस्टेक हो गया है। छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है। हाँ, मैंने बिल्कुल गलत यहाँ पर गलती से लिख दिया था। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, और भी लिख सकते हैं नख सिख वर्णन। नख सिख वर्णन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और याद रखना है तो रामचंद्रिका आदि आचार्य केशवदास जी की रचनाएं हैं। फिर आ गए हम भूषण जी में। मूल नाम था इनका घनश्याम। भूषण इनको दी गई थी उपाधि, चित्रकूट के राजा ने इन्हें यह उपाधि प्रदान की थी। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, है ना। भूषण हजारा भी एक इनकी रचना है। छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, ठीक है, आदि। ये हो गई इनकी प्रमुख रचनाएं। शिवा बावनी, शिवा बावनी में बावनी भी इन्होंने ही लिखी है। बाकी एक और है शिवराज भूषण करके एक रचना है। बाकी इंपॉर्टेंट यही है, छत्रसाल दशक। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कवि पद्माकर जी के बारे में। कवि पद्माकर, ठीक है। तो कवि पद्माकर का मूल नाम प्यारेलाल था। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था प्यारेलाल। प्यारेलाल, ठीक है। और पद्माकर जी की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था सागर जिले में। याद रखिएगा, कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था सागर जिले में, यानी कि संबंध ये किस जिले से रखते हैं? सागर। सागर जिले से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में।
तो इनकी रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं और पूछी गई भी हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाओं में आपको याद रखना है जगत विनोद, जगत विनोद। इनकी रचनाओं में आपको याद रखना है गंगा लहरी, गंगा लहरी, गंगा लहरी। इसके अलावा एक है इनकी हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर। विरुदावली, विरुदावली, ठीक है। प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन रचनाओं में अगर हम इंपॉर्टेंट रचना इनकी देखें तो इंपॉर्टेंट रचना है एक तो जगत विनोद जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है, गंगा लहरी, गंगा लहरी, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने राम रसायन की भी रचना की है, ठीक है, राम रसायन। राम रसायन की भी इन्होंने रचना की है। तो इस तरह से कवि पद्माकर कंप्लीट हो गए, आचार्य केशव दास जी, भूषण, ठीक है। मध्यकालीन साहित्यकार मध्य प्रदेश के कंप्लीट हो जाते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। अब आ जाते हैं आधुनिक साहित्यकारों में। तो चलो आधुनिक साहित्यकारों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर चाहे रचनाओं से हो चाहे जन्म स्थान से हो। और आधुनिक साहित्यकारों में जो सबसे पहला नाम है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। एक जगह है, गांव है जिसका नाम है बावई गांव। क्या नाम है? बावई गांव। बावई गांव। ध्यान रखिएगा कि बावई गांव का नाम हाल में ही चेंज कर दिया गया है और इस गांव का नाम इनके ही नाम पर माखन नगर कर दिया गया है, ठीक है। तो बावई गांव या माखन नगर, माखन नगर। और ये है किस जिले में? होशंगाबाद जिले में, नर्मदापुरम, होशंगाबाद भी नहीं, नर्मदापुरम। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? नर्मदापुरम जिले में हुआ था। और कई बार गांव का भी नाम पूछ लेता है, तो किस गांव में हुआ था? तो बावई गांव में हुआ था, जिसे आज हम माखन नगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने साहित्यों की रचना तो की ही है, साथ में ये कुछ पत्रिकाओं के प्रकाशक भी थे, जैसे प्रभा, और बड़ी महत्वपूर्ण एक पत्रिका थी कर्मवीर। प्रभा और कर्मवीर पत्रिकाओं के ये प्रकाशक भी थे। और इन पत्रिकाओं के प्रकाशन में लक्ष्मण सिंह चौहान जी, उनकी पत्नी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इनका बहुत सहयोग किया था, है ना। अब आ जाते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रचना। तो देखो, पहली चीज तो माखनलाल चतुर्वेदी जी भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे थे। जिस वक्त भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया जा रहा था, तो इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से इन्होंने लगभग पूरा ही प्रयास किया। इनकी जो साथी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, लक्ष्मण सिंह चौहान जी, मतलब सबने काफी ज्यादा सहयोग किया, अपना अपना योगदान दिया था भारत की स्वतंत्रता के लिए, है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को जेल भी जाना पड़ा था इसी कारण से, और बिलासपुर जेल में बंद थे। और उसी जेल में इन्होंने अपनी एक रचना करी जो कि बड़ी फेमस हुई, उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा इनकी एक कविता है। ये क्या है? कविता है। बचपन में आपने स्कूल में जरूर पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी, भले ही याद ना हो। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। सुना है कि नहीं सुना है? चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इछलाऊं। सुना है?
नहीं सुना है ना तो एक बार देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत सुंदर लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो पुष्प की अभिलाषा इनकी पहली और बड़ी फेमस रचना, और याद रखिएगा बिलासपुर जेल में इन्होंने ये रचना करी है, अपनी इस कविता को लिखा था। तो पुष्प की अभिलाषा हो गई। इसके अलावा हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, हिम किरीटिनी, माता, युग चरण, कुछ भी आ जाता है देखो, है ना, कुछ भी, हालांकि आती इंपॉर्टेंट रचनाएं ही हैं कि किस कवि की है या किस साहित्यकार की है। या फिर 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम में जोड़ी मिलाओ आ गया था, 4 साहित्यकार और उनके 4 अलग अलग रचनाएं। अब आप जोड़ी मिला के बताओ कि किस साहित्यकार की कौन सी रचना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी हो गया, तरंगिणी है ना, पुष्प की अभिलाषा, माता हो गया, युग चरण हो गया, मरण जवार, धूम्रवलय, धूम्रवलय, धिजुरी काजल आंज रही, धिजुरी काजल आंज रही। इसके अलावा इन्होंने लिखा है एक गरीब इरादे अमीर इरादे, गरीब इरादे अमीर इरादे, गरीब इरादे अमीर इरादे, ठीक है। पाव पाव, बहुत सी रचनाएं इन्होंने की हैं, पाव पाव आदि। बाकी इसके अलावा कृष्ण अर्जुन युद्ध, है ना, बहुत सी रचनाएं इन्होंने करी हैं। तो इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बता दी। हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। धूम्रवलय भी आ सकता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में आपको मैंने जो भी जानकारी थी प्रीलिम्स के हिसाब से दे दी। और एक तो जन्म आता है और दूसरी रचना, तो वो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अगले साहित्यकार की ओर बढ़ेंगे, जिनका नाम है गजानन मुक्तिबोध। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध इनकी एक उपाधि थी जो कि इनको प्रदान की गई थी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ नर्मदापुरम जिले में बावई गांव में, लेकिन मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था श्योपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जन्म और रचना बार बार बोल रही हूं। गजानन मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था कहां पर? श्योपुर में हुआ था। और अब डायरेक्टली अब इनकी रचनाओं में ही चलेंगे। इनकी रचनाओं में एक बड़ी फेमस रचना है जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में ही आया है। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। आगे भी आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक साहित्यिक डायरी। एक साहित्यिक डायरी, ब्रह्म राक्षस, सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रह्म राक्षस। नेक्स्ट है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार। काठ का सपना, काठ का सपना, ये सब देखो याद ही करना पड़ेगा। साहित्य है, रचनाओं के नाम है, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा, है ना, कोई ट्रिक खास नहीं है, बना सको तो बना लेना। काठ का सपना। इसके अलावा चंबल की छाती,
चंबल की छाती। नेक्स्ट है नई कविता का आत्मसंघर्ष। नई कविता का आत्म संघर्ष, ठीक है, आदि। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया, चांद का मुंह टेढ़ा है, और ये क्योंकि कई बार पूछा भी जा चुका है। क्लियर? दो आधुनिक साहित्यकारों के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सॉरी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपना गुरु माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही माना था, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, चाहे साहित्य से रिलेटेड हो, चाहे और भी चीजें हो, बहुत सारी चीजें इन्होंने उनसे ही सीखी थी। और इनके जन्म की लेकिन अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में जन्म इनका हुआ नहीं, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जिसे आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका विवाह एमपी में हुआ था। इनकी शादी, इनकी मैरिज एमपी में हुई थी। इनका जो विवाह है ये मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। खंडवा में हुआ था लक्ष्मण सिंह चौहान जी के साथ। लक्ष्मण सिंह चौहान जी के साथ इनका विवाह हुआ, ठीक है। तो जन्म इनका हुआ था इलाहाबाद में, विवाह हुआ खंडवा में, खंडवा आकर रहने लगी। लक्ष्मण सिंह चौहान जिनके पति थे, और फिर ये अपने पति के साथ जबलपुर चली गई थी, और माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ इनके पत्रिका के प्रकाशन में संलग्न हो गई थी। और साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय हुई, जैसे जबलपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था, और उस दौरान इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। और ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ साथ ये भी जेल में गई थी। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनकी काफी ज्यादा भूमिका रही है। तो विवाह इनका खंडवा में हुआ था, जन्म इनका इलाहाबाद में हुआ था। अब आ जाते हैं इनके रचनाओं में। रचना, सबसे इंपॉर्टेंट रचना जिसने सुभद्रा कुमारी चौहान जी को काफी ज्यादा कह सकते हैं पहचान दिलाई, उसका नाम है झांसी की रानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये जो आपकी रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ही करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी। झांसी की रानी के अलावा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिखरे मोती किसकी रचना है? ये भी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। यह भी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ही है। नेक्स्ट है मुकुल, बिखरे मोती, मुकुल। त्रिधारा, त्रिधारा। सभा के खेल, सभा के खेल। सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, है ना, जिनमें से झांसी की रानी, बिखरे मोती, इन दोनों से सवाल आ चुके हैं पिछले पेपर्स में, आगे भी आ सकते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में भी आपने पढ़ लिया। जलियांवाला बाग में बसंत भी इन्होंने लिखी है, लिख लीजिए जलियांवाला बाग में बसंत। जलियांवाला बाग में बसंत, ये भी इनकी ही रचना है। अब यहां पर आती, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में पढ़ लिया। गजानन मुक्ति बोध जिनका जन्म श्योपुर में हुआ था, आपने देख लिया। माखनलाल चतुर्वेदी जी जिनका जन्म नर्मदापुरम जिले यानी कि होशंगाबाद उस टाइम पर कहा जाता था, और उसके अंदर बावई गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ, बालकृष्ण, बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा,
इनको उपाधि प्रदान की गई थी नवीन की, तो इनको हम कहते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, यहाँ पर इनका भी हमें जन्म याद रखना पड़ेगा। इनका जन्म हुआ था शाजापुर जिले में, और शायद इनसे जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन आ चुका है जन्म से ही रिलेटेड। शाजापुर जिले में देखो, प्रीलिम्स हो या कोई भी एग्जाम हो, उसे निकालने के लिए दो चीजें सबसे पहले हमें करनी पड़ती हैं। पहली चीज तो उसका सिलेबस क्या है किसी भी एग्जाम का, और दूसरी चीज प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, है ना। मतलब तैयारी में अगर आप ये सोचो कि हमको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज देना है, तो मेरे हिसाब से जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होता है ना, उससे अच्छी टेस्ट सीरीज कुछ हो ही नहीं सकती। आपको एक अंदाजा लग पाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस एरिया को यहाँ पर कवर किया जाता है, हमें कौन कौन से एरिया को यहाँ पर ज्यादा कवर करना पड़ेगा, किस लेवल तक जाना पड़ेगा। तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना जब भी आप तैयारी किसी नए एग्जाम की तैयारी के लिए जाओ। पहली चीज तो उसका सिलेबस आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। मतलब सिलेबस तो बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको, आपकी टेबल से सिलेबस हटना नहीं चाहिए। आपके सामने जहां पर भी आप पढ़ते हो, आप आराम से चिपका लो, ताकि आप जब भी बैठो सबसे पहले सिलेबस देखो। और दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, फिर चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो आप क्वेश्चन को, पेपर को पकड़ नहीं सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर रखिए, धीरे धीरे ना आपको क्वेश्चन याद होते जाएंगे, नहीं ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बस बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, जिनका जन्म शाजापुर में हुआ है ना। अब आ जाते हैं इनकी रचनाओं में। तो इनकी रचनाओं में इन्होंने उर्मिला की रचना करी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, इन्होंने उर्मिला की रचना करी है, और इसके अलावा इन्होंने उर्मिला इनका महाकाव्य है, इस बात को याद रखिएगा। उर्मिला क्या है? महाकाव्य है। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का महाकाव्य है। प्राणार्पण इनका एक खंड काव्य है। उर्मिला इनका पूछा जा सकता है क्योंकि इनका महाकाव्य है, तो उर्मिला इनका महाकाव्य है। प्राणार्पण इनका क्या है? इनका एक खंड काव्य है। ठीक है, इसके अलावा बालकृष्ण जी ने रचना करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रश्मि रेखा, और यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। रश्मि रेखा आई थिंक 2021 में ही आया था, जोड़ी मिलाने के लिए आया था। तो रश्मि रेखा इनकी अगली रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया है। और कुमकुम, कुमकुम, क्वासी, कुमकुम हो गया, है ना, क्वासी हो गया, अपलक, अपलक, हम विषपाई, हम विषपाई जन्म के, हम विषपाई जन्म के आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की प्रमुख रचनाएं हैं, जहां पर रश्मि रेखा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2021 में आई थिंक आया था ये क्वेश्चन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म और इनकी रचनाएं भी आपने देख ली। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ना, हरिशंकर या हरिशंकर, पंडित हरिशंकर परसाई। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्यंगकार थे। व्यंग को, जो अपन व्यंग आज इस्तेमाल करते हैं ना, व्यंग का, उस व्यंग को साहित्यिक विधा दिलाने वाले सबसे पहले साहित्यकार यही है। तो बेसिकली ये क्या थे? ये एक व्यंगकार थे मध्य प्रदेश के, व्यंग की वजह से इन्हें जाना जाता है ना। और व्यंग को अब इतना याद ही रहेगा कि साहित्यिक विधा का दर्जा इन्होंने ही दिलाया था, है ना। अब देख लेते हैं जन्म, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जमानी गांव में, जमानी गांव में, और जमानी गांव है होशंगाबाद में।
जमानी गांव है होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ था जन्म पंडित हरिशंकर परसाई जी का। और ये क्या है, क्या ये है एक व्यंग्यकार। अब आ जाओ इनकी रचनाओं में। इनकी रचनाओं में आ जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर तो इन्होंने व्यंगों की ही रचना की है, क्योंकि ये बेसिकली व्यंग्यकार ही थे, है ना। तो व्यंग में मतलब इनकी रचनाओं में एक तो है रानी नागफनी की कहानी, ठीक है। तट की खोज, लिखते चलते हैं अपन। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तट की खोज। तब की बात और थी, तब की बात और थी, ठीक है। अब मैं बोल देती हूं, क्योंकि अभी नीचे स्पेस नहीं बचा है, मैं बोल देती हूं तो आप लिख लीजिए। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना। रानी नागफनी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पगडंडियों का जमाना कर लिया। हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं। नेक्स्ट है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, आ भी चुका है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। फिर लिखिए तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन। नेक्स्ट विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर। पगडंडियों का जमाना, बोल दिया है क्या, शायद नहीं बोला है मैंने अभी। पगडंडियों का जमाना। हंसते हैं रोते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उसके दिन फिरे, आदि। बहुत है इतना तो, जैसे उसके दिन फिरे। चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं शरद जोशी जी के बारे में। शरद जोशी, शरद जोशी मध्य प्रदेश के एक ऐसे साहित्यकार है ना, जिनकी रचनाओं पर बेस्ड बहुत सारे सीरियल्स भी आते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था उज्जैन जिले में, इनका जन्म हुआ था उज्जैन जिले में, है ना। रचनाओं में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी भी। रचनाएं, रचनाएं, रचनाओं में जैसे पहली रचना है जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां। राह किनारे बैठ, है ना। जीप पर सवार इल्लियां, आप भी नोट करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूं मैं। जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ। इसके अलावा, इसके अलावा आप लिख लीजिए अंधों का हाथी, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधों का हाथी, अंधों का हाथी, है ना। एक था गधा, नाटक है एक था गधा, आदि। और सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है जीप पर सवार इल्लियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीप पर सवार इल्लियां, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सबसे पहले, इनका भी जन्म हुआ है होशंगाबाद जिले में, नर्मदापुरम जिले में। होशंगाबाद जिले में गांव है टिगरिया। टिगरिया जिले, माफ कीजिएगा, टिगरिया गांव, होशंगाबाद, होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। ठीक है, जन्म याद रखिएगा, दोनों ही चीजें याद रखिएगा, वही बता रही हूं जो एग्जाम में आती हैं। रचना, रचनाओं में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है गीत फरोश। गीत फरोश। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी चकित है दुख। चकित है दुख। अंधेरी कविताएं। चकित है दुख, है ना, अंधेरी कविताएं। बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी आदि। सबसे इंपॉर्टेंट है गीत फरोश। सबसे इंपॉर्टेंट है गीत फरोश। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया, चलो नेक्स्ट। शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह इनका नाम है, और सुमन इनकी उपाधि है। सुमन इनको उपाधि दी गई है, जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन क्या है, नवीन एक उपाधि है ना, उसी तरह से सुमन इनको उपाधि दी गई है। तो जन्म इनका मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, यूपी के उन्नाव में जन्मे हैं ये। यूपी के उन्नाव में जन्मे, मध्य प्रदेश में जन्म नहीं हुआ, है ना। रचनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना जिसका नाम है हिल्लोल। हिल्लोल किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन जी की। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन के गान। हिल्लोल जीवन के गान। जीवन के गान। विंध्य हिमालय। विंध्य हिमालय। माटी की बारात। माटी की बारात। नेक्स्ट है इनका है मिट्टी की बारात। इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिल्लोल सबसे इंपॉर्टेंट है, आदि। हिल्लोल जीवन के गान, ये दो याद रखिएगा, ठीक है। इतनी ही इंपॉर्टेंट है, यहां तक ही आएगी जहां तक है। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी, ठीक है। अब देख लेते हैं बाल कवि बैरागी। तो बाल कवि बैरागी भी मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार माने जाते हैं, है ना। और इनका मूल नाम पूछा गया था, बचपन का नाम क्या है बाल कवि बैरागी जी का? तो देखो इनका मूल नाम है नंदराम दास बैरागी। क्या नाम है? नंदराम दास बैरागी। ठीक है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के मंदसौर से था। मंदसौर से। रचना देख लेते हैं फटाफट।
रचना, तो रचनाओं में जूझ रहा हिंदुस्तान, जूझ रहा हिंदुस्तान, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्द दीवानी, है ना, दर्द दीवानी बहुत इंपॉर्टेंट की एक रचना है, दर्द दीवानी, दर्द दीवानी। नेक्स्ट है सरपंच, सरपंच नाम की एक रचना की है इन्होंने। फिर है भावी रक्षक देश के, भावी रक्षक देश के, आदि आदि। तो ये हो गए बाल कवि बैरागी जी। और ऑलमोस्ट जो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन साहित्य का, प्राचीन मध्यकालीन साहित्यकार तो लगभग सारे ही हो गए। आधुनिक साहित्यकारों में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, है ना। लास्ट टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर अगर नहीं पढ़ा है, इतना पढ़ लोगे, यकीन मानो आपके क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, है ना।